नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, 5 दिसंबर 2016 को तमिलनाडु की सीएम रही जयललिता अपनी अंतिम यात्रा की ओर थी। भारत के दक्षिण राज्य की सबसे सशक्त महिला की अंत्येष्टि पर देश ही नहीं विदेशियों तक की निगाहें इस ओर थी। अंत्येष्टि की प्रक्रिया शुरू हुई तो गमगीन आंखों में आंसुओं के अलावा प्रश्न चिन्ह भी तैरने लगे। सवाल था कि हिंदू नाम की सीएम को आखिर दफनाया क्यों जा रहा है। दरअसल जयललिता की जब अंत्येष्टि हुई तो उन्हें दफनाया गया और उनकी समाधि बना दी गई। ठीक इसी तरह साल 2018 में जयललिता के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी रहे एम करुणानिधि के निधन के बाद उनका भी दाह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें भी दफनाया गया। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब है जयललिता और करुणानिधि दोनों का ही द्रविड़ मूवमेंट से जुड़ा होना। द्रविड़ आंदोलन हिंदू धर्म की किसी ब्राह्मणवादी परंपरा और संस्कृति या रिवाज को नहीं मानता है। जयललिता एक द्रविड़ पार्टी की प्रमुख थी जिसकी नींव ब्राह्मणवाद के विरोध पर पड़ी थी। ब्राह्मणवाद के इस विरोध के प्रतीक के तौर पर द्रविड़ आंदोलन से जुड़े लोग दाह संस्कार के बजाय दफनाने की रीति अपनाते हैं। विरोध द्रविड़ आंदोलन की ये रीति यहाँ यह बताने के लिए काफ़ी है कि सनातन परंपरा से उनका किस हद तक विरोध रहा है। आज के दौर में जब उदयनिधि स्टालिन ने यह बयान दिया है कि हमें सनातन को भी मिटाना है, इसके बाद से राजनीतिक हलकों में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि और एक बार फिर द्रविड़ और सनातनियों का विरोध व संघर्ष उभर कर सामने आ गया है। उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीज़ों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें ख़त्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें उसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। सनातन नाम संस्कृत का नाम है। अपने बयान के बीच ही उदयनिधि ने कहा कि सनातन का अर्थ है कुछ भी बदला नहीं जाना चाहिए और सब कुछ स्थायी है, लेकिन द्रविड़ मॉडल बदलाव की मांग करता है और सभी की समानता की बात करता है। द्रविड़ और सनातन के संघर्ष के मूल में भेदभाव और छूत रहा है। इसकी पृष्ठभूमि वैसे तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन जिस घटना ने इसे राजनीतिक और सामाजिक रूप से पहचान दिलाई वह आज़ादी से करीब 20 साल पहले की है, जिसकी जड़ें त्रावणकोर महाराज की सियासत से जुड़ी हुई हैं। त्रावणकोर सियासत की पृष्ठभूमि में संघर्ष साल था 1924। केरल में त्रावणकोर के राजा के मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर दलितों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे दलितों के आत्मसम्मान को चोट पहुंची और उन्होंने इसका खुला विरोध शुरू किया। लिहाजा वे स्थानीय लोग जो इस विरोध की लड़ाई को लड़ रहे थे, राजा के आदेश से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अब आंदोलन बिना नेतृत्व का हो गया। इसी आंदोलन सीन में व्यापक तौर पर पेरियार की एंट्री होती है, जिन्होंने दलित के हक की लड़ाई लड़ी, अपने मित्र रहे त्रावणकोर राज का विरोध किया और उन्होंने जेल भी काटी। वी रामास्वामी पेरियार तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक हालातों पर गहरा असर रखते हैं और आज भी उनका प्रभाव ऐसा है कि समर्थक तो क्या, विरोधी भी उनका सम्मान करते हैं। कम्युनिस्ट, दलित आंदोलन विचारधारा के लोग, तमिल राष्ट्रभक्त, तर्कवाद और नारीवादी लोग भी उनका हवाला देते हैं और उन्हें मार्गदर्शक मानते हैं। तर्कवादी, नास्तिक और वंचितों के समर्थक पेरियार ने इसी कारण राजनीतिक जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी देखे थे। त्रावणकोर की कहानी पर लौटते हैं वापिस। त्रावणकोर महाराज के विरोध के लिए पेरियार ने मद्रास राज्य कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था और त्रावणकोर में आंदोलन का नेतृत्व किया। त्रावणकोर पहुंचने पर उनका राजकीय स्वागत हुआ, लेकिन उन्होंने स्वागत को अस्वीकार कर राजा का विरोध किया। आंदोलन के बीच में सामने आया कि
चेरनमा देवी शहर में कांग्रेस के अनुदान पर चल रहे सुब्रमण्यम अय्यर के स्कूल में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण छात्रों के साथ खाना परोसते समय अलग अलग व्यवहार किया जाता है। पेरियार ने ब्राह्मण अय्यर से सभी छात्रों से एक समान व्यवहार करने का आग्रह किया, लेकिन न तो वे अय्यर ही ने ही उनकी बात मानी और न ही कांग्रेस ने उनका अनुदान रोक पाने की बात मानी। लिहाजा पेरियार ने कांग्रेस छोड़ दी और आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य गैर ब्राह्मण, जिन्हें वो द्रविड़ कहते थे, कि में आत्मसम्मान पैदा करना था। यहाँ ये स्पष्ट हुआ कि द्रविड़ गैर ब्राह्मणों को कहते हैं और इस तरह यह संघर्ष ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के बीच का है। पेरियार का यही आत्मसम्मान आंदोलन साल 1944 में द्रविड़ कड़गम बन गया। पेरियार ने कई सनातनी पद्धतियों को इनकार करते हुए शादी आदि पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बाल विवाह के उन्मूलन, विधवा महिलाओं की दोबारा शादी के अधिकार, पार्टनर चुनने और छोड़ने, शादी को इसमें निहित पवित्रता की जगह पार्टनरशिप के रूप में लेने इत्यादि के लिए अभियान चलाया था। उन्होंने महिलाओं से केवल बच्चा पैदा करने के लिए शादी की जगह महिला शिक्षा को अपनाने को कहा। पेरियार का मानना था कि समाज में निहित अंधविश्वास और भेदभाव की वैदिक हिंदू धर्म में अपनी जड़ें हैं और समाज को जाति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटता है, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए वो वैदिक धर्म के आदेश और ब्राह्मण वर्चस्व को तोड़ना चाहते थे। एक कट्टर नास्तिक के रूप में उन्होंने भगवान के अस्तित्व की धारणा के विरोध में प्रचार किया। डीएमके पार्टी पेरियार की विचारधारा को मानने वाली है और इसलिए इसमें सनातन के प्रति विरोध दिखाई देता है। उदयनिधि ने भी अपने भाषण के दौरान एक पंक्ति में सनातन की आलोचना करते हुए द्रविड़ मॉडल की बढ़ाई की थी। इतिहासकारों की नज़र में द्रविड़ और सनातन के बीच जो संघर्ष है वो आर्य सिद्धांत वाली थ्योरी में से होकर भी गुजरता है। जिस तरह से आर्य भारत के ही मूल निवासी थे या बाहर से आए थे, इसे लेकर इतिहासकार एक मत नहीं है। ठीक इसी तरह द्रविड़ और आर्य या सनातन के बीच संघर्ष को लेकर भी अलग अलग थ्योरी हैं। द्रविड़ सभ्यता पर शोध कर रहे इतिहासकारों के एक धड़े का मत है कि द्रविड़ भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यह सिर्फ दक्षिणी नहीं बल्कि उत्तर में भी फैली हुई थी। समय के साथ इनमें भी पलायन हुए। खास तौर पर उत्तरी क्षेत्र के द्रविड़ बलूचिस्तान, अफगानिस्तान की ओर गए। इस तर्क का आधार यह है कि अफगानिस्तान में रुके द्रविड़ों से ही वहाँ के ब्राह्मणी समुदाय का जन्म हुआ। इनकी भाषा तमिल और तेलुगु से मिलती जुलती है। उत्तर से तो द्रविड़ हटकर दुनिया के दूसरे हिस्सों तक चले गए, लेकिन दक्षिणी भारत में यह सभ्यता वहाँ फलती फूलती रही। आज भी दक्षिण में तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम भाषा संस्कृति वाले लोगों को द्रविड़ और उनकी भाषाओं को द्रविडियन भाषा कहा जाता है। आर्यों से जुड़ा एक सिद्धांत कहता है कि उत्तर से द्रविड़ों को आर्यों ने हमला करके हटाया। हालांकि कई इतिहासकार आर्यों के बाहर से आने के सिद्धांत को ही नकारते हैं और इस लिहाज से यह सिद्धांत भी गलत साबित होता है कि उन्होंने द्रविड़ों को हटाया। कई प्रमाणों के आधार पर यह बताया गया है कि आर्य किसी एक सभ्यता का नहीं बल्कि विचारधारा का नाम था। यह समुदाय की सोच थी जो भारत से आती थी, जो कि आर्यों को प्राचीन भारत का ही निवासी बताता है। आर्य और द्रविड़ों के बीच संघर्ष को साल 2000 सामने आई एक रिपोर्ट खारिज कर देती है। असल में तब फिनलैंड सहित कई देशों में भारतीयों के डीएनए पर आधारित शोध में जिनमें एक नया तर्क सामने आया। रिसर्च में सामने आया कि सभी भारतीयों का गुणसूत्र लगभग एक जैसा है और यह साबित करता है कि सभी समुदायों के पूर्वज समान हैं। यहाँ तक कि आर्य और द्रविड़ का कोई भेद गुणसूत्रों के आधार पर नहीं मिलता है। जैसा कि बहुत से जानकार कहते रहे हैं कि आर्य बाहरी हैं जबकि केवल द्रविड़ ही भारत के मूल निवासी हैं। कुछ ऐसा ही तर्क सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भूतपूर्व निदेशक
और वैज्ञानिक लालजी सिंह भी दे चुके हैं। इस दौरान देश के 13 राज्यों के 25 अलग अलग जाति समूहों के डीएनए का मिलान किया गया था। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।